के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत लेकर उपस्थित हूँ बहुलांक। अभी हमने पिछली क्लास में बहुलांकी को समझा था कि बहुलांक क्या होते हैं। जब किसी वर्ग समूह में एक या एक से अधिक बार जो वर्ग बार बार आए, जिसकी आवृत्ति हो, जो वह प्राप्तांक जो कि अधिक प्रचलित हो, अधिक लोकप्रिय हो, उसे हम बहुलांक कहते हैं। बहुलांक के प्रतीक चिन्हों का हमने अध्ययन किया था। MO, FM, FA, FB, ये अब आई, इन चीज़ों का मैंने आपको अध्ययन करा दिया था। इसके बाद गणना भी, एक समंक की गणना करना भी बता दिया था। लेकिन अब बात आती है कि हमें जब बहुत सारे कई बार समंक प्राप्तांक ऐसे होते हैं, बहुत सारे वर्ग समूह अव्यवस्थित रूप से रखे हुए होते हैं, ऐसा पता नहीं चलता है कि किसकी आवृत्ति किस वर्ग में कितनी बार हुई है, तो हमें उसे समूहन विधि के द्वारा हल करना होता है। समूहन विधि के लिए मैंने आपको प्रकार बताए कि किस प्रकार हम दो प्रकार से दो समंकों के जोड़े बनाकर तीन प्राप्तांकों के वर्ग की जोड़े बनाकर हम उसकी गणना करते हैं। तो इसको हम सारणी के द्वारा इस प्रकार से समझेंगे। समूहन विधि से बहुलांक वर्ग ज्ञात करना। समूहन विधि से बहुलांक वर्ग ज्ञात करना। देखिए, इसमें आ गया वर्ग। इसमें क्या आ गया? वर्ग है हमारा 70 से 74, 65 से 69, 60 से 64, 55 से 59, 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, ये वर्ग हो गया हमारे। 70 से 74, 65 से 69, 60 से 64, 65 से 59, 55 से 59, 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29। अब देखिए मूल आवृत्तियाँ। मूल आवृत्तियाँ जिसे हम बोल सकते हैं F। इसमें है 1, 4, 16, 14, 17, 8, 7, 18 और 8। अब देखिए दो आवृत्तियों का योग। दो आवृत्तियों का योग कैसे करेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं F1, ऐसे करेंगे हम। इन दोनों को जोड़ लिया, इनका योग क्या होगा? 5। ठीक है, मैंने बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा और चौथा, इसका होगा 30। इन दोनों का होगा 34, इनका होगा
15 और इनका होगा 26। ये हो गए 2-2 के। दूसरा उदाहरण, दूसरा प्रकार मैंने बताया था कि ऊपर से एक को छोड़ के नीचे के वर्ग बनाना। ऊपर से एक वर्ग छोड़कर दो आवृत्तियों का योग। जिसे हम बोल सकते हैं F2। अब ऊपर से एक को छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब हमने ये और ये इसको जोड़ा, कितना बड़ा 20, ठीक है। और इसको जोड़ा 31। फिर इसको और इसको जोड़ा 25। फिर ट्वेंटी 25। ऊपर से एक को छोड़ दिया, नीचे से एक को छोड़ दिया। अब आता है हमारा 3 के वर्ग बताए मैंने, उसी को समझा रही हूँ जो मैंने पहले लिखा था, अभी उसी को बता रही हूँ। 3 आवृत्तियों का योग। तीन पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों को जोड़ेंगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये आ जाएगा हमारा 21। फिर इनको जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हमारा 48। फिर इन 3 को जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हमारा 33। ये 3 हो गए। अब इसमें दूसरा था कि ऊपर वाले एक को छोड़कर, ऊपर से एक वर्ग को छोड़कर 3 आवृत्तियों का योग। ऊपर से एक को छोड़कर 3 आवृत्ति। अब इसको छोड़ना है हमें, इन तीनों का करना है। तो कितने हो गए? 34। फिर आ जाएगा नीचे, इसमें 42 और नीचे के में आ जाएगा 33। इन तीनों का आ जाएगा 33। ऊपर से एक। अब इसमें दूसरा वर्ग था, दूसरा वर्ग और क्या था? ऊपर से 2 को छोड़कर 3 आवृत्तियों का योग। ऊपर से इन दोनों को छोड़ दिया हमने, ऊपर से एक को छोड़कर और ऊपर से दो को छोड़कर
तीन आवृत्तियों का योग। तो इनको छोड़ दिया हमने, इन तीनों को लिया 16, 14 और 17। 16, 14 और 17 को लिया हमने 47। ठीक है, अब इनको लिया हमने 17, 32। अब देखिए, बहुलांक के आभासी बहुलांक वर्ग से सम्मिलित होने की संख्या। एक बार आप बहुलांक से आभासी बहुलांक वर्ग से सम्मिलित होने की संख्या। F1, F2, F3, F4, F5। सम्मिलित बहुलांक से आभासी बहुलांक वर्ग से सम्मिलित होने की संख्या। ऐसा कौन कि ये किसमें 0, इसका भी 0, 1, 3, 5, 3, 1, 0, 1, 0। अर्थात बहुलांक वर्ग कौन सा है 5। यानी कि जो सबसे अधिक बार सम्मिलित हुआ है वह कौन सा वर्ग है 5। अब आप गणना करके देखना कि कौन सा सबसे अधिक बार सम्मिलित हुआ है, ये वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस समूहन विधि से बहुलांक वर्ग को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, 2, 2, 3, 3 वर्गों को मिलाकर बने 5 आवृत्ति वितरणों मूल आवृत्ति वितरण में अलग अलग सर्वाधिक आवृत्ति वाले समूह वर्ग जिन्हें आभासी बहुलांक वर्ग कहते हैं को ज्ञात कर देते हैं। तत्पश्चात देखते हैं कि मूल आवृत्ति वितरण का प्रत्येक वर्ग इन 6 आभासी बहुलांक समूहों में कुल कितनी बार सम्मिलित हुआ। 2, 2, 3, 3 वर्गों को मिलाकर बने 5 आवृत्ति वितरणों, 2, 2, 3, 3 वर्गों को मिलाकर जो आवृत्ति वितरण बने हैं उसमें मूल आवृत्ति वितरण में, मूल आवृत्ति वितरण है, मूल आवृत्ति वितरण में अलग अलग सर्वाधिक आवृत्ति वाले वर्ग समूह, सर्वाधिक आवृत्ति वाला वर्ग समूह कौन सा है, उसे आभासी बहुलांक वर्ग कहते हैं। वर्ग मूल आवृत्ति 2, 2 आवृत्तियों का योग, ऊपर से एक वर्ग छोड़कर 2 आवृत्तियों का योग, 3, 3 वर्ग की आवृत्ति, ऊपर से एक वर्ग छोड़कर 3 आवृत्तियों का योग, ऊपर से 2 को छोड़कर 3 आवृत्तियों का योग, बहुलांक से आभासी बहुलांक वर्ग से सम्मिलित होने की संख्या। तो ये थी समूहन विधि द्वारा बहुलांक ज्ञात करना।
अब आती है बात मध्यमान की। मध्यमान, मध्यांक, मध्यांक किसे कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का दूसरा प्रकार क्या होता है? मध्यांक कहलाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का दूसरा प्रकार मध्यांक कहलाता है। मध्यांक को माध्यिका भी कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के दूसरे के मान का दूसरा प्रकार, के मान का दूसरा प्रकार मध्यांक कहलाता है। मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का दूसरा प्रकार जो है वह क्या कहलाता है? मध्यांक कहलाता है। इसे माध्यिका भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका भी कहते हैं। मध्यांक समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक उससे छोटे होते हैं और दूसरे भाग के सारे प्राप्तांक उससे बड़े होते हैं। यानी दो समूहों को इस प्रकार से बांटता है, दो समूह में इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग के जो प्राप्तांक है वह उससे छोटे होते हैं और एक भाग के जो प्राप्तांक है उससे बड़े होते हैं। सारे प्राप्तांक दो मध्यांक को क्या है ना, 20 का सेंटर बिंदु होता है जिसमें नीचे की साइड छोटे होते हैं और ऊपर की साइड बड़े होते हैं। दूसरे भाग के प्राप्तांक उससे बड़े होते हैं। अतः मध्यांक वह प्राप्तांक है जिससे कम व अधिक पाने वाले अंक पाने वाले छात्रों की संख्या बराबर बराबर होती है। जिससे मध्यांक वह प्राप्तांक है जिसमें उससे कम और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या होती है? बराबर बराबर होती है। इसमें कोई अंतर नहीं आता है संख्या में। यदि समस्त प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार आरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कर दिया जाए तो उस श्रेणी का मध्य प्राप्तांक ही श्रेणी को दो ऐसे भागों में बांटेगा कि आधे प्राप्तांक मध्य प्राप्तांक से छोटे होंगे और आधे प्राप्तांक बड़े होंगे। यानी ये सेंटर बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं या मध्यांक कहते हैं। आधे प्राप्तांक इससे कम प्राप्त करने वाले होंगे और आधे इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले होंगे। अतः यह मध्य प्राप्तांक जो कि क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु है मध्यांक कहलाएगा। स्पष्ट है कि मध्यांक प्राप्तांकों के क्रम पर विचार करता है तथा इस पर प्राप्तांकों के बीच के अंतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए मध्यांक को स्थिति केंद्रीय मान के नाम से भी, पोजिशनल स्थिति केंद्रीय मान के नाम से भी पुकारा जाता है। स्थिति केंद्रीय मान, प्राप्तांकों पर कोई अंतर नहीं पड़ता, यह तो केवल उसकी स्थिति को दर्शाता है। पोजिशनल सेंटर वैल्यू के नाम से पुकारा जाता है। मध्यांक को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? एम डी। उसको हमने बहुलांक को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया था? एम ओ। और इसका जो संकेताक्षर है मध्यांक का वह है एम डी। मध्यांक को एम डी संकेताक्षर के माध्यम से पुकारा जाता है कि कहीं जगह इसे एम डी एन बी लिख लिया जाता है। यहाँ एन स्मॉल एन का भी प्रयोग कर लिया जाता है। कई बुक्स में ये भी है कि एम डी एन के द्वारा भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे इसे एम डी के
संकेताक्षर से पुकारा जाता है। अब देखिए मध्यांक, अवस्थित समंकों से मध्यांक। अवस्थित समंकों से मध्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुरूप एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। अवस्थित समंकों से, अवस्थित यानी मीडियन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा, अवस्थित समंकों से मध्यांक ज्ञात करना। अवस्थित समंकों से मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अवस्थित समंकों से मध्यांक ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अव्यवस्थित समंकों से मध्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुरूप एक क्रम में, प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। किसके अंतर्गत, अवस्थित समंकों के मध्यांक से मध्यांक ज्ञात करने में। तब प्राप्तांकों की एक क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु देख लेते हैं। प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। फिर क्या करते हैं, प्राप्तांकों की श्रेणी का एक मध्य बिंदु देख लेते हैं। मध्य बिंदु एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु देख लेते हैं। यह मध्य बिंदु ही मध्यांक कहलाता है। जैसे 10, 12, 7, 15, 20, 10, 12, 7, 15, 20 को अब इनको क्रम में ये हैं 10, 12, 7, 15, 20। अब इनको हमने क्या कहा, प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। अब हमने छोटे से बड़े के आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो हमने छोटे से बड़े के क्रम में इसको व्यवस्थित कर लिया। 7, 10, 12, 15 और 20 कैसे कर लिया, इसको हमने 7, 10, 12, 15, 20। या ये तो अब आरोही क्रम हो गया। अवरोही में कर लेंगे हम 20, 15, 12, 10 और 7। ये तो हो गया आरोही क्रम। और ये हो गया अवरोही क्रम। ये हमारे प्राप्तांक हैं 10, 12, 7, 15, 20। इनको हमने श्रेणीवार व्यवस्थित कर लिया। एक तो आरोही क्रम में जिसमें 7, 10, 12, 15 और 20, और ये अवरोही क्रम में 20, 15, 12, 10 और 7। इस प्रकार से हमने इनको व्यवस्थित कर लिया। इस क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु अब क्या है, अब देख लिए इन दोनों क्रमबद्ध है, इसमें मध्य बिंदु क्या है, 12 है। 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया और 2 इधर से छोड़ दिया। ये क्या है, मध्य बिंदु। बारह क्या है यहाँ, मध्य बिंदु। अतः जो मध्यांक है वह क्या होगा, 12 ही होगा। जब प्राप्तांकों की संख्या, अब देखिए आप देखिए प्राप्तांकों की संख्या जब विषम स्थिति में होती है, 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, सेंटर बिंदु हमने 12 प्राप्त कर लिया। ये 12 ही क्या कहलाएगा, हमारा मध्यांक कहलाएगा, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, MD से।
ये विषम है, इसलिए हमें मध्यांक आसानी से प्राप्त हो जाता है, स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है। परंतु जब प्राप्तांकों की संख्या क्या होती है, सम होती है, तो कोई भी प्राप्तांक मध्य में नहीं होता। और जैसे ये तो क्या विषम संख्या में प्राप्तांक थे हमारे पास, तो हमने इनको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में दोनों ही रूप से व्यवस्थित करके देखा, तो सेंटर बिंदु हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। ये सेंटर बिंदु आ गया और सेंटर बिंदु को हमने मध्यांक मान लिया। अब हम सपोज करते हैं कि ये संख्या हमारे पास विषम में हो, जैसे 10, 12, 7, 15, 20, 10, 12, 7, 15, 20 और 9। अब ये सम में है हमारे पास प्राप्तांक, तो क्या होगा, क्रमबद्ध श्रेणी में पहले व्यवस्थित करें हम इन्हें, 7, 9, 10, 12, 15 और 20, ये हमने एक क्रम में कर लिया। अब हम करें 20, 15, 12, 10, 9 और 7। अब इसका मध्य बिंदु स्पष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में मध्य के दोनों प्राप्तांक का औसत ले लेते हैं। मध्य के दोनों प्राप्तांक, मध्य के दोनों प्राप्तांक, 2 इधर से छोड़े और 2 इधर से छोड़े, 10 और 12, इन दोनों की जो मध्य के हैं उनका हम क्या ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं। अर्थात 10 और 12 का जो 10 और 12 में जो सेंटर औसत ले लिया हमने बीच का, तो 11 क्या कहलाएगा, अब इसमें मध्यांक कहलाएगा। अतः जब n विषम में होता है तब मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार से, आप देखिए। अब हमने इसका जो ये तो था विषम में, तो मध्यांक आसानी से प्राप्त हो गए। ये आंकड़े हमारे पास, ये प्राप्तांक है हमारे पास सम में, तो सम में कोई सेंटर बिंदु नहीं आ रहा, तो बीच के जो 2 प्राप्तांक होते हैं उनका हम औसत ज्ञात कर लेते हैं। अब देख लीजिए, इसका सूत्र मैं बता देती हूँ मध्यांक ज्ञात करने का आपको। मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र देख लीजिए आप। मध्यांक n मध्यांक n+1 डिवाइडेड बाई 2 क्या कहलाएगा, ये तो तब है जब ये स्थिति हो हमारे पास प्राप्तांकों की, यानी विषम स्थिति में। विषम स्थिति में n+1 डिवाइडेड बाई 2, और जब हमारे पास सम स्थिति हो प्राप्तांकों की, तो देखिए सम स्थिति में क्या होगा, MD बराबर होगा मध्य के 2 प्राप्तांकों का योग, मध्य के 2 का योग डिवाइडेड बाई 2।
मध्य के दो प्राप्तांक का योग डिवाइडेड बाई 2, n प्लस n डिवाइडेड बाई 2 वह प्राप्तांक, n डिवाइडेड बाई 2 वह प्राप्तांक प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 वह प्राप्तांक बटे 2। इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। ये तो है n प्लस 1 बटे 2 विषम स्थिति में, जब हमारे पास प्राप्तांक क्या हो, विषम स्थिति में हो। और ये है हमारे पास समस्थिति में मध्य के दो प्राप्तांकों का योग डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2 वाला प्राप्तांक प्लस, अब देख लीजिए उदाहरण के लिए, देखिए आप 60, अब मैं आपको सूत्र तो समझा चुकी हूँ, उदाहरण देखिए आप, जैसे 60, 69, 49, 50, 32, 32, 70, 72, 80, 88 और 65। 60, 49, 50, 32, 77, 72, 80, 88 और 50 का मध्यांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल पहले आप सूत्र याद कीजिए, फिर इसके बाद हम सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।